नमस्कार भैया। विद्या भारती की ऑनलाइन क्लास में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। हम कक्षा 10 विज्ञान का पाठ 3 आनुवंशिकी पढ़ रहे थे, जिनमें हमने आनुवंशिकी के बारे में पिछले वीडियो में पढ़ा। आज हम मेंडल द्वारा किए गए प्रयोगों के बारे में कुछ जानकारियाँ प्राप्त करते हैं। सबसे पहले कि मेंडल की सफलता के कारण क्या थे। मेंडल के अलावा अन्य कई वैज्ञानिकों ने आनुवंशिकी पर प्रयोग किए, वो असफल रहे। मेंडल था वो सफल रहा, उसका क्या कारण था कि मेंडल है वो इन सभी में सफल रहा। तो इसका सबसे पहला कारण है कि मेंडल ने एक समय में एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया। मेंडल ने 7 लक्षणों का चयन किया और जब प्रयोग किया उस समय उन्होंने केवल एक लक्षण की वंशागति पर अध्ययन किया और उसी पर उन्होंने अपना ध्यान केंद्रित किया। अन्य लक्षणों को उन्होंने उस समय नहीं देखा, क्योंकि एक लक्षण पर ध्यान देने से सटीक परिणाम है वो प्राप्त कर सकता है। दूसरा, मेंडल ने अपने संकर्ण प्रयोगों के सभी आंकड़ों को सावधानीपूर्वक सांख्यिकी विश्लेषण किया। उसने जो भी प्रयोग के आंकड़े प्राप्त हुए उनका सावधानीपूर्वक सांख्यिकी विश्लेषण किया। जैसे आप गणित में मोड मीडियन पढ़ते हैं, तो उनका प्रयोग करते हुए प्रत्येक आंकड़े को नोट किया, जितने भी आंकड़े थे उनका सावधानीपूर्वक फिर विश्लेषण किया और अपने परिणामों को उजागर किया। तीसरा था, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए पादप का चयन भी सावधानीपूर्वक किया। तो पादप का चयन भी उन्होंने बहुत सावधानी से किया। अब आपको पता है, पिछले वीडियो में आपको बताया गया था कि मेंडल ने किस पादप का चयन किया था? मटर के पादप का, उद्यान मटर का। और उनका उद्यान मटर के पादप का चयन करने का कारण क्या था? क्योंकि उन्हें जो भी प्रयोग के लिए जो विशेषताएं या जो भी लक्षण चाहिए वो सभी मटर के पौधे में उपलब्ध थे। तो मटर के पौधे का चयन करने का उनका कारण क्या था? पहला कारण था कि मटर का जो पादप होता है वो 1 वर्षीय पादप होता है। 1 वर्षीय पादप होने के कारण कम समय में अधिक ज़्यादा पीढ़ियों का अध्ययन किया जा सकता है, ताकि प्रयोग में समय भी कम लगे और ज़्यादा से ज़्यादा पीढ़ियों का अध्ययन कर सके। तो पहला मटर के पौधे चयन करने का कारण ये था। दूसरा, मटर का पौधा द्विलिंगी पुष्प होता है। उसमें पुंकेसर नर जनन भाग और स्त्री केसर मादा जनन भाग दोनों एक ही पुष्प में उपस्थित होते हैं, तो द्विलिंगी पुष्प होता है। इसके कारण स्वपरागण, यानी एक होता है स्वपरागण, एक होता है परपरागण। तो स्वपरागण मतलब उसी पौधे के पुष्प के परागणों का उसी पौधे के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होना, उसको स्वपरागण कहते हैं। अगर किसी दूसरे पौधे के पुष्प के परागण अगर किसी दूसरे पौधे के वर्तिकाग्र पर स्थापित होते हैं तो उसे बोलते हैं परपरागण। तो द्विलिंगी होने के कारण स्वपरागण आसानी से करा सकता है। और स्वपरागण के फायदे क्या हैं कि समयुग्मजी शुद्ध वंशक्रम, मतलब जो पौधा होगा, जो नया बीज बनेगा, पौधे का मतलब यहाँ पे बीज से है, तो जो उस पुष्प के अंदर जो बीज बनेगा वो समयुग्मजी होगा। समयुग्मजी मतलब जैसे लक्षण होता है तो उसमें एक प्रभावी और एक अप्रभावी। तो समयुग्मजी का मतलब जो दोनों युग्म विकल्पी होते हैं वो या तो दोनों प्रभावी होते हैं या दोनों अप्रभावी होते हैं। और इस जैसे एक कैपिटल एक स्मॉल, तो इसको बोलते हैं विषम युग्मजी। दोनों कैपिटल हो या दोनों स्मॉल हो, ये समयुग्मजी कहलाते हैं। एक कैपिटल और एक स्मॉल हो तो इसको विषम युग्मजी बोलते हैं। तो स्वपरागण के फायदे क्या हैं कि उससे समयुग्मजी पुष्प बीज प्राप्त किए जा सकते हैं, शुद्ध वंशक्रम प्राप्त किया जा सकता है, मतलब अन्य लक्षण उसमें दिखाई नहीं देंगे। तीसरा, विपुषण विधि। विपुषण विधि क्या होती है? तो जैसे हम कोई पुष्प का चित्र बनाते हैं, जैसे पुष्प का आलेखित आपने पढ़ा होगा। ये पुष्प का मादा जननांग भाग होता है। ये पुष्प का मादा जननांग भाग है। मादा जननांग भाग, इसको वर्तिकाग्र बोलते हैं।
ये अंडाशय है और ये इसके पुष्प के अंदर पुंकेसर होते हैं और इनको पूदानियाँ बोलते हैं। इनके अब पुंकेसर के अंदर जो पूदानियाँ होती है, इसके प्रस्फुटन से पहले जैसे कोई पुष्प होता है, जब वह कलिका अवस्था में होता है, कलिका अवस्था मतलब जब पुष्प खिलने से पहले की जो अवस्था होती है उसको कलिका अवस्था बोलते हैं। और कलिका अवस्था में यदि हम पुष्प की कलिका को खोलकर चिमटी द्वारा उसके पुंकेसर को हटा दें तो फिर उसका केवल स्त्री केसर मादा जननांग भाग बचेगा। तो पुंकेसर को जो कृत्रिम विधि से हटाने की जो विधि होती है उसको बोलते हैं विपुषण। अब विपुषण के पश्चात जो पुंकेसर हट गए तो ये जो पुष्प बचेगा वो एक लिंगी पुष्प बचेगा, क्योंकि हमने इसके नर जननांग भाग को हटा दिया तो ये केवल एक लिंगी पुष्प बचेगा। एक लिंगी पुष्प होने से फिर इसमें हम पर परागण आसानी से करा सकते हैं, क्योंकि इसके पुंकेसर को हटाने से इसमें स्वपरागण नहीं होगा। लेकिन ये ध्यान रखना है कि कलिका अवस्था में इसको पुंकेसर को हटाया जाता है। यदि कलिका अवस्था के पश्चात जब पुष्प खिल जाता है तो फिर उसके परागकण हैं वो इसके ऊपर गिर जाएंगे, फिर वो स्वपरागण हो जाएगा। तो इसलिए कलिका अवस्था में इसके पुंकेसर भाग को चिमटी द्वारा हटाना ताकि ये एक लिंगी पुष्प हो जाए। केवल इसमें मादा जननांग भाग बचेगा, अंडाशय बचेंगे, वर्तिकाग्र बचेंगे, ऊपर का भाग। तो इसे अब ये एक लिंगी होगा तो अब इसमें पर परागण आसानी से कराया जा सकता है। तो विपुषण विधि ये विधि होती है जिसमें एक लिंगी पुष्प बना के उसमें पर परागण कराया जा सके। तो विपुषण विधि द्वारा कृत्रिम पर परागण आसानी से कराया जा सकता है। इसके नर जननांग भाग को आसानी से हटा के कराया जा सकता है। चौथा इसका कारण था मटर के पौधे में विभिन्न विपर्यासी लक्षणों के जोड़े पाए जाते हैं। मेंडल ने 7 विपर्यासी लक्षणों के जोड़ों का चयन किया, जिनके बारे में हम पढ़ते हैं कि वो 7 लक्षण कौन कौन से हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं। तो मेंडल ने प्रयोग के लिए मटर के 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों का चयन किया और उन 7 लक्षणों को उपयोग में लेते हुए उन पर ध्यान केंद्रित करते हुए अपने नियम प्रतिपादित किए। वो 7 लक्षण में पहला लक्षण था पादप की ऊंचाई। कुछ पादप लंबे होते हैं, कुछ बौने होते हैं। तो इन्होंने पादप की ऊंचाई में जो लक्षण लिया उसमें प्रभावी लक्षण था लंबा और अप्रभावी लक्षण था बौना, क्योंकि ज़्यादातर लंबे पौधे पाए जाते हैं। तो जो ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं वो प्रभावी लक्षण वाले पौधे होते हैं, जो कम मात्रा में पाए जाते हैं वो अप्रभावी लक्षण वाले होते हैं। तो इन्होंने लंबे पौधे की लंबाई में जो लंबे पौधे हैं उनको प्रभावी लक्षण बताया और जो बौने पौधे हैं उनको अप्रभावी लक्षण बताया। दूसरा था पुष्प की स्थिति, कि पौधे पर जो पुष्प लगते हैं उनकी स्थिति क्या है। तो एक तो होते हैं कक्षस्थ, जैसे ये शाखा है तो एक पुष्प यहाँ लग गया, एक यहाँ लग गया, एक यहाँ लग गया, एक यहाँ लग गया, तो इस स्थिति को बोलते हैं कक्षस्थ स्थिति। और एक होते हैं जैसे ये पौधे की शाखा है तो इसके ऊपर केवल ऊपर वाले भाग पर एक ही जगह पर बहुत सारे पुष्प लगते हैं, उसको बोलते हैं अग्रस्थ। तो ज़्यादातर मटर के पौधों में कक्षीय स्थिति पाई जाती है, इसलिए कक्षीय स्थिति को प्रभावी लक्षण और अग्रस्त स्थिति को अप्रभावी लक्षण माना गया। तीसरा है परिपक्व फल की आकृति। आपने मटर की फली देखी होगी, उनमें कुछ फलियां होती हैं वो फूली हुई होती हैं और कुछ फलियां होती हैं वो संकीर्णित होती है, जिसमें आपको सलवटें दिखाई देती है इस प्रकार से। तो ये संकीर्णित फलियां और ये फूली हुई फलियां जो मटर की होती हैं, तो फूली हुई ज़्यादा मात्रा में होती है, इसलिए फूली हुई जो फली की आकृति है परिपक्व फली की उसको प्रभावी लक्षण और जो संकीर्णित है उनको अप्रभावी लक्षण माना गया। चौथा लक्षण था परिपक्व फली का रंग। फली जब पक जाती है तो उसका रंग कैसा है। तो ज़्यादातर जो फली पकी हुई फली होती है उनका रंग हरा, तो हरे रंग को प्रभावी और पीले रंग को अप्रभावी, क्योंकि हरी फलियों की संख्या ज़्यादा होती है इसलिए उनको अप्रभावी लक्षण माना जाता है कि प्रभावी लक्षण अपने आप को ज़्यादा अभिव्यक्त करता है। प्रभावी लक्षण है वो प्रभावी लक्षण की उपस्थिति में छिप जाता है। पांचवा है पुष्प का रंग। पुष्प मटर में पुष्प में 2 प्रकार के होते हैं, एक बैंगनी पुष्प होते हैं, एक सफ़ेद पुष्प होते हैं। तो इन्होंने बैंगनी पुष्प को प्रभावी माना और सफ़ेद पुष्प को अप्रभावी लक्षण के रूप में प्रयोग में लिया। छठा है बीज की आकृति। तो बीज की आकृति
बीज गोलाकार होते हैं, एक झुर्रीदार। गोलाकार में एकदम गोल होते हैं, झुर्रीदार उसको जिसमें सलवटें होती हैं। तो गोलाकार बीज ज़्यादा होते हैं इसलिए इनको प्रभावी लक्षण, और झुर्रीदार है उनको अप्रभावी लक्षण के रूप में इन्होंने उपयोग किया। और लास्ट है बीज का रंग। अब इसमें और फली के रंग में हमेशा ध्यान रखना, फली का रंग है वो हरा रंग प्रभावी होता है, बीज के रंग में पीला रंग प्रभावी होता है, क्योंकि बीज ज़्यादातर पीले रंग के होते हैं, जो सूखे हुए परिपक्व बीज होते हैं। और फली के रंग में पीला अप्रभावी होता है, लेकिन बीज के रंग में हरा है वो अप्रभावी होता है। इनमें कई बार थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है, तो ये ध्यान में रखना है कि परिपक्व फली का रंग है वो तो हरा प्रभावी होता है, और जो बीज का रंग है वो पीला प्रभावी होता है। और फली का रंग में पीला अप्रभावी होता है और हरा है वो अप्रभावी होता है बीज के रंग में। तो ये 7 लक्षण जिनका उपयोग करके मेंडल ने अपने प्रयोग किए, प्रभाविता के नियम प्रतिपादित किए, ये 7 लक्षण हैं जो आपको ध्यान में रखने जरूरी है। क्योंकि जब आप कोई भी मेंडल का कोई भी लक्षण लेके जब प्रयोग या क्रॉस या संकरण कराएंगे तो इनमें प्रभावी और अप्रभावी के बारे में जानकारी होनी आवश्यक है। अब मेंडल ने अपने नियम प्रतिपादित किए, वंशागति के नियम प्रतिपादित किए, जिनमें प्रभाविकता का नियम है, पृथक्करण का नियम है, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम है। सन 1865 में इन्होंने प्रतिपादित किए थे। सन 1865 के पश्चात 35 वर्ष तक मेंडल के नियमों पर किसी का ध्यान नहीं गया, उनको बारे में किसी को जानकारी नहीं थी। लेकिन इस जो मेंडल के प्रशंसक वैज्ञानिक थे या जो इनके हित कर चाहने वाले थे, उन्होंने अलग अलग प्रयोग करते हुए सन 1900 में मेंडल के नियमों की पुनः खोज की। सन 1900 में मेंडल के नियमों की पुनः खोज की। तो मेंडल द्वारा किए गए वंशागति नियम लगभग 35 वर्ष तक उपेक्षित रहे, किसी का उनकी ओर ध्यान नहीं गया। लेकिन सन 1900 में 3 वैज्ञानिक थे। पहला वैज्ञानिक था हॉलैंड के ह्यूगो डॉब्रिज, दूसरे थे जर्मनी के कार्ल कोरेंस, और तीसरे थे ऑस्ट्रिया के एरिक वॉन शेरमेक। ये 3 वैज्ञानिक थे। इन्होंने अलग अलग कार्य करते हुए सन 1900 में मेंडल के नियमों की पुनः खोज की। परीक्षा में ये प्रश्न पूछा जाता है कई बार कि मेंडल के नियमों की पुनः खोज करने वाले वैज्ञानिकों के नाम बताइए। तो ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न में है, तो ध्यान में रखना है। अगले वीडियो में हम जो आनुवांशिक शब्दावली है, जिसमें हम आनुवांशिकता का बारे में पढ़ते समय जिन शब्दों का अधिक से अधिक उपयोग करते हैं उनके बारे में जानकारी होना जरूरी है। तो उन शब्दावली के बारे में पहले पढ़ेंगे, फिर हम मेंडल के नियमों के बारे में पढ़ेंगे। अभी इस वीडियो के बारे में आप पढ़ें, इसमें आपको कुछ प्रश्न भी दूंगा, तो वो प्रश्न आपको याद करने हैं और इसका अच्छी तरह से अध्ययन करना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।